प्रतिरोध करना, प्रोटेस्ट करना आपका काम नहीं है। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, व्यवस्था सब देख रही है, सब ठीक कर रही है, नया कानून बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग जाइए अपने अपने 8x8 के कमरों में वापस जाइए और तैयारी शुरू कीजिए। इस पूरी सिचुएशन में हम देखें तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सजा दीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? एस्पिरेंट्स के समूह एक समूह माना ही नहीं जाता। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। पिछले 20-22 सालों से लगातार विद्यार्थियों से, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी एस्पिरेंट्स होते हैं, मिलना होता रहा है। ऐसे हज़ारों चेहरे मेरे सामने हैं जिनसे मैं मिला हूँ। इन्हीं में से, इन्हीं जैसे कुछ चेहरों में से 3 चेहरे पिछले दिनों हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, यह वह मुद्दा है जिस पर लंबे समय से बात करता रहा हूँ और ये इस दुर्घटना से पहले भी बात करता रहा हूँ, लेकिन आज इस पर सीधा डायरेक्ट बातचीत करने की ज़रूरत है। जरा इस बात को समझें कि वे कौन सी स्थितियाँ थीं जिन स्थितियों के चलते बावजूद इसके कि बार बार प्राधिकारियों को, अथॉरिटीज़ को चेताया गया था। बाकायदा रिटर्न कंप्लेंट है किसी किशोर कुशवाहा नाम के विद्यार्थी की, जिसने लिखित में ये कंप्लेंट की कि जोखिम है ऐसी जगहों पर और इसको सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अलग अलग अथॉरिटीज़, MCD, दिल्ली गवर्नमेंट और उसके अलावा जाहिर है कि केंद्र सरकार, इन अलग अलग अथॉरिटीज़ ने इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? या वे प्रतिष्ठान, जिन प्रतिष्ठानों में यह लाइब्रेरी चल रही थी या इस तरह की और लाइब्रेरीज चलती हैं, उन प्रतिष्ठानों ने कोई प्रोएक्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? ये सब वे सवाल हैं जो इन हज़ारों विद्यार्थियों के मन में लगातार पनप रहे थे, उगे थे उस घटना के बाद, और इस कारण ये विद्यार्थी प्रतिरोध में, प्रोटेस्ट में निकलकर बाहर आते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर के इस सड़क पर आकर बैठते हैं। आज हम इसी को थोड़ा सा और गहराई से विश्लेषित करेंगे। यह विश्लेषण सामान्यतः मेरी समझ को शेयर करने के लिए है, लेकिन ये मेरे आक्रोश को, मेरी हताशा को भी अभिव्यक्त करने के लिए है। हम इसमें क्या पहचान पा रहे हैं कि क्या वे कारण हैं, मूल कारण क्या हैं जिनके चलते ये वे जाने गई। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, हैदराबाद विश्वविद्यालय में जब रोहित वेमुला की मृत्यु आत्महत्या से हुई, तब से हम लोगों ने इस बात को लगातार कहा है कि अगर किसी भी युवा की अवॉइडेबल स्थिति में जान जाती है, चाहे फिर उसका नाम आत्महत्या हो, आत्महत्या से हुई मृत्यु हो, या उसका नाम किसी आपदा से, चाहे वह आपदा आग हो, चाहे भगदड़ हो, चाहे वह पानी हो, कुल मिलाकर यह है कि जब भी कोई युवा असामयिक रूप से, अप्राकृतिक कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह मृत्यु अनिवार्यतः एक हत्या की तरह देखी जानी चाहिए। एक हत्या जो कि सिस्टमिक, व्यवस्थागत हत्या है, क्योंकि यह अवॉइडेबल था। अगर हम बिल्कुल इमीडिएट लेवल पे बात करें तो यह अवॉइडेबल था कि यदि प्राधिकारियों ने, यदि प्रतिष्ठानों ने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए होते तो उस दिन या उस दिन से जस्ट पहले ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे जिनसे कि यह घटना न होती। या अगर थोड़े से लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सारे प्रतिष्ठान या ये सारे अथॉरिटीज़, जैसे कि MCD या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, उन लोगों ने अगर अपने कानूनों को सही तरीके से बनाया होता और उन कानूनों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता, तो ऐसी स्थितियां होती नहीं जिन स्थितियों में, इन असुरक्षित स्थितियों में युवा फंसते। और उससे बड़े व्यापक स्तर पर और दीर्घकालिक तौर पर देखें तो फिर वह सवाल है कि हजारों विद्यार्थी, कुल मिलाकर अगर देश की स्थिति देखें तो लाखों विद्यार्थी ऐसी असुरक्षित स्थितियों की तरफ अपने घरों को छोड़ छोड़कर प्रवासन कर क्यों रहे? ऐसी वे कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों के चलते इन विद्यार्थियों को हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके इनका करोलबाग और मुखर्जी नगर की गलियों के इन छोटे छोटे 8x8, 10x10 के कमरों में अपने आप को बसा देने की जरूरत महसूस होती है? वे कौन सी चीजें हैं? और जब आप इस पर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस पूरी की पूरी व्यवस्था में ऐसी स्थितियां पैदा की गई हैं जिन स्थितियों में युवाओं के पास अपने सपनों को पूरा करने, दरअसल सपनों को पूरा करने की बात तो और बाद में आएगी, अपने सपनों को लेने की आज़ादी खत्म हुई है। अब उनके पास बहुत सारे सपने हैं ही नहीं, विविध सपने हैं ही नहीं। अवसर इतने सीमित हुए हैं कि आपके पास सिंगुलैरिटी ऑफ ड्रीम्स है। कुल मिलाकर चंद सरकारी नौकरियों के लिए इन लाखों विद्यार्थियों को एक दूसरे से
युद्ध करना पड़ता है, एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि कुछ ऐसी जगहें इकट्ठी हो जाती हैं, मसलन एडमिशन्स के मामले में कोटा इकट्ठा हो गया, या सरकारी नौकरियों के मामले में दिल्ली, इलाहाबाद, भोपाल जैसी कुछ जगह इकट्ठी हो गई। ये सारे के सारे विद्यार्थी इन जगहों पर पहुंचते हैं और इन जगहों की जो सीमा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सीमा है, वो इस लायक है ही नहीं कि इतने सारे विद्यार्थी वहाँ समा सकें। इन जगहों पर स्वाभाविक तौर पर डिमांड एंड सप्लाई गड़बड़ाती है और आसपास के क्षेत्रों में किराए इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अधिकांश लोगों की पहुँच से बाहर हो जाते हैं। फिर वे इन जगहों से दूर जाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा और दूर रहना शुरू करते हैं, किसी रीसेटलमेंट कॉलोनी में जाते हैं, किसी स्लम में जाते हैं, वो इंदिरापुरी में जाएंगे, वो शादीपुर डिपो के पास जाएंगे। और चूंकि ये जगहें फिर उनकी जगहों से दूर हो जाएंगी, इसलिए उनको यहाँ पर पढ़ने के लिए एक और नई जगह की ज़रूरत पड़ेगी, जो इन लाइब्रेरीज़ के रूप में दिखाई देगा या बहुत बड़ी बड़ी क्लासरूम्स के रूप में दिखाई देगा। और जब आप इतने सारे युवाओं को, बेहतर बात है कि ये बहुत मुट्ठी भर नौकरियों के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते युवा हैं। इन्हें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँवों में, अपने अपने घरों में जब ये पढ़ रहे थे या जब इनके पढ़ने का समय था या अब भी, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल ही नहीं रही थी। कुल मिला के परिदृश्य ऐसा हो गया कि युवाओं के पास अपनी जिंदगी को बचाए रखने के लिए या अपने सपनों को बचाए रखने के लिए इस भेड़चाल में शामिल होना एकमात्र रास्ता बचा। ऊपर से ये ओवर ग्लैमराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, आपको मुझ जैसे लोगों के चेहरे दिखाई जाएंगे, आप लोगों को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के चेहरे दिखाई जाएंगे, पसंदीदा शिक्षकों के चेहरे दिखाए जाएंगे, और उनके आधार पर आपको ये यकीन दिलाया जाएगा कि अगर आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपने सपनों को एकनिष्ठ तरीके से फॉलो करेंगे, तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये सफलता की गारंटी का मिथक, जो कि गणितीय तौर पर असंभव है, जिसे आप जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे और 800 लोगों का सिलेक्शन होगा। 800 का। इन 800,000 में से अधिकांश विद्यार्थी वे होंगे जिनको अच्छी शिक्षा मिली होगी, जिनकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी, जिनके पास इस प्रतियोगिता में पहले से एक सांस्कृतिक एज होगी। लेकिन इसके बावजूद तमाम युवाओं को इस सोशल मीडिया, OTT, सक्सेस स्टोरीज की पूरे बाजार ने, इन्फ्लुएंसर्स ने और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने लगभग बाध्य कर दिया कि वे इन असुरक्षित जगहों पर अपनी जान को जोखिम में डालें। तीनों स्तर पर आप इस चीज को देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि डिमांड सप्लाई के तौर पर आपको इस जगह पे पुश किया जाएगा, इस जगह परिस्थितियां ऐसी नहीं होगी कि आप सुरक्षित रह सके, और अंततः इस जगह पर जो व्यवस्था होगी, यह व्यवस्था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, यह व्यवस्था राज्य सरकार की, यह व्यवस्था केंद्र सरकार की और इस उद्योग की, ये सभी गैर जिम्मेदार तरीके से आपको मरने छोड़ देंगे। और जब ये स्थितियां और खराब होंगी, जब किसी की जान जाएगी, उसके बाद आप हताश होकर सड़क पर निकलेंगे और तब आपको बताया जाएगा कि प्रतिरोध करना, प्रोटेस्ट करना आपका काम नहीं है। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, व्यवस्था सब देख रही है, सब ठीक कर रही है, नया कानून बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग जाइए अपने अपने 8x8 के कमरों में वापस जाइए और तैयारी शुरू कीजिए। यदि यह है स्थिति, तो फिर यह मौलिक सवाल हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा कि क्या ओल्ड राजेंद्र नगर का यह प्रोटेस्ट रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो विजेंद्र चौहान, मैं एक शिक्षक के तौर पर लगातार उस एक्टिविज्म से जुड़ा रहा हूं जिसमें मैंने विद्यार्थियों के साथ अपने कॉलेजेस में, अपने विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालयों में, या एक टीचर एक्टिविस्ट के तौर पर अपने हमारा जो शिक्षक समुदाय होता है उसके साथ अलग अलग मुद्दों पर प्रतिरोधों में शामिल होने का मौका मिला है। प्रोटेस्ट किए हैं हम लोगों ने, लंबे प्रोटेस्ट किए हैं, जरूरत पड़ने पे हमने हड़तालें भी की हैं। लेकिन जब हम इस प्रोटेस्ट को देखते हैं जिसमें विद्यार्थी हताश होकर, निराश होकर अपने किसी साथी को खोने के बाद सड़क पर बैठते हैं, तब हमें कई महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देते हैं। पहली बात, ऐसा क्यों है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को, ऑर्गेनाइजेशंस के विद्यार्थियों को, इन सब अच्छे संगठनों में, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर संघर्ष करने को लेकर उन आलोचनाओं और निंदाओं का सामना नहीं करना पड़ता जिन आलोचना और निंदाओं का सामना इन एस्पिरेंट्स को करना पड़ रहा है। जबकि वे क्या मांग कर रहे हैं? वे सुरक्षित तरीके से पढ़ने की मांग कर रहे हैं, वे सपने ले सकने की मांग कर रहे हैं, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यदि इस पूरी सिचुएशन में हम देखें तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खिलाफ सजा दी जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि
आप माने या ना माने, एस्पिरेंट्स के समूह को एक समूह माना ही नहीं जाता, उन्हें एक संघ माना ही नहीं जाता। हमारा संविधान देश के नागरिकों को संघ बनाने की, यूनियन बनाने की, इकट्ठा होने की और इकट्ठा होकर कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का मूल अधिकार देता है। लेकिन यह मूल अधिकार अगर आप ध्यान से देखें तो आप एस्पिरेंट्स को सही मायने में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब आप एक समूह बनाकर किसी कलेक्टिव नेगोशिएशन में जाएंगे तो आपके 4 लोगों को बताया जाएगा कि देखिए आपका तो कंपटीशन एक दूसरे से है, आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, अगर उसका सिलेक्शन हुआ तो आपका नहीं होगा। और थ्योरेटिकली ये बात सही भी दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई क्या है, इसका परिणाम क्या होता है? आप अपने एक हित समूह के तौर पर कलेक्टिवली एक समूह नहीं बन पाते। इसके विपरीत अब इसी घटना को आप देखें तो आप पाएंगे कि वे लोग या वे संगठन या वह उद्योग जिससे आपको शिकायत है, उनका समूह एक कलेक्टिव हित समूह की तरह न केवल कलेक्टिवली बार्गेन कर पा रहा है अथॉरिटीज के साथ, बल्कि वह हस्तक्षेप कर पा रहा है उन नीतियों के बनने में जो नीतियां दरअसल उनको नियंत्रित करने के लिए बननी थी। एंड दैट इज द वंडरफुल, अनफॉर्चुनेट, अनफेयर मेथड ऑफ आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। कुल मिलाकर व्यक्ति के तौर पर मेरा मानना यह है कि एस्पिरेंट्स के समूह को एक कलेक्टिव हित समूह के तौर पर अपनी बात रखने, प्रतिरोध करने, इस नीति निर्धारण में शामिल होने और अपने हितों को संरक्षित करने का अधिकार है। यह अधिकार हमारा संविधान देता है, हमारा लोकतंत्र देता है, आपकी शिक्षा आपको देती है। इसलिए किसी को इस बात के अपराध बोध में भरने की आवश्यकता नहीं है कि माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा था, हम सड़क पर क्यों बैठे हैं। यह आपका उतना ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिन अधिकारियों की आपराधिक नेग्लिजेंस से यह घटनाएं हुई हैं, वे आप ही की जैसी प्रतियोगिताओं से सेलेक्ट होकर अधिकारी बने। आप उनकी जिम्मेदारी थी, दूसरे शब्दों में कल आपकी यह जिम्मेदारी होने वाली है। यानी कि केवल एग्जामिनेशन क्रैक कर लेना, जिसमें कि आपने बाकायदा एथिक्स का पेपर पढ़ा होगा और एथिक्स के पेपर में अच्छे नंबर भी लाए होंगे, लेकिन केवल इस परीक्षा को पास कर लेने से आप एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं बन जाए, क्योंकि वे अधिकारी भी इसी तरह की परीक्षाओं से निकल कर आए थे जो आपके इस करोलबाग क्षेत्र का जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, करोलबाग जिले का जो प्रशासक होगा, उस इंजीनियरिंग एमसीडी का जो प्रशासक हो, इन्हीं सब परीक्षाओं से निकल कर आए। परीक्षाएं अपने आप में आपको ह्यूमन नहीं बनाएंगी, एथिकल नहीं बनाएंगी, उसके लिए आपको अपने नागरिक दायित्व को उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं सम्मान व्यक्त करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं विद्यार्थियों को जिन्होंने इसे संघर्ष का मुद्दा बनाया है, क्योंकि यह दरअसल आपका अपने नागरिक दायित्व को पूरा करना है। थैंक यू।